हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रूल ऑफ लव का 8th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके गाइस, आप लोगों के कमेंट आ रही थी कि मैं आई वॉन्ट योर ब्लड को शेयर करूँ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इसके 3-4 पार्ट डाल के फिर मैं उसको शेयर करूँ, क्योंकि उसके सिर्फ 2 ही पार्ट बचे हैं। ओके, लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो तीर म्याम्या ने छोड़ा था वो तेज और सटीक था, जो सीधे पेड़ को चीरते हुए आर पार हो गया था। ये देखकर सब चैन की सांस लेते हैं। अब उन्होंने दूसरा हिस्सा भी इस तरफ पेड़ में बांध दिया था और वो जाने को तैयार थे। विहिंग एक एक करके सभी राजकुमारों को वहां से भेजने लगता है। अब लास्ट में वो और म्याम्या ही बचे थे। विहिंग उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहता है, बाबा क्या आप भी हमारे साथ चलेंगे? लेकिन विहिंग की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं बूढ़ा और बीमार हूँ? क्या तुम मुझे इस रस्सी में चढ़ाकर मेरी जान लेना चाहते हो? तब विहिंग मुस्कुराते हुए कहता है, बुरा मत मानिए, मैं तो बस पूछ रहा था। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, प्यारे लड़के, क्या तुम्हारे पास शराब है? लेकिन विहिंग उसे एक डिसअपॉइंटेड लुक देते हुए कहता है, नहीं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी शराब की आखिरी बूंद भी पी लेता है और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये लास्ट बोतल थी, अब ये भी ख़त्म हो गई। उसके हाथ में 4 बेरी बची थी जो वो एक के बाद एक खा लेता है। अब विहिंग अपनी आंखें झुकाकर और चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कान लेकर उस बूढ़े अंकल से कहता है, चिंता मत करिए, जब मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको अपने साथ अपने कबीले ले जाऊँगा। वहाँ आप जितना चाहें उतनी शराब पी सकते हैं, लेकिन आपको एक वादा करना होगा। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी पूछता है, कैसा वादा? लेकिन विहिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, आप तब तक अपनी बीमारी से मरेंगे नहीं। विहिंग की बकवास सुनकर वो बूढ़ा आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में कहता है, तुमसे ज़्यादा जीऊँगा मैं। ये बात सुनकर विहिंग जोर जोर से हंसने लगता है और उन्हें अलविदा कहता है। तब तक म्याम्या भी दूसरे किनारे में पहुंच चुकी थी। अब विहिंग की बारी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस टाइम तक दोपहर हो चुकी थी। ये वो समय था जब सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा तेज थी और नदी का पानी ऐसा लग रहा था जैसे वो खौलता हुआ लावा हो। विहिंग उस लावे की ताप को अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई खौलता हुआ पानी उसके पीठ में डाल रहा हो। जैसे ही वो बीच नदी में पहुंचा, अचानक से उसकी रस्सी टूट गई। विहिंग बहुत डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हुआ, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया हो। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन कुछ टाइम बाद भी वो ऐसा ही था। उसकी आंखें बंद थी पर उसकी बॉडी में कोई पेन नहीं था। विहिंग सोचने लगता है, क्या वो मर गया? पर इतनी जल्दी? जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो नदी से 5 इंच की दूरी पर हवा में लटका था। वो अपने हाथ पांव नहीं हिला पा रहा था, जैसे उसकी बॉडी नम पड़ गई हो। जैसे ही वो अपनी नजरें घुमाता है, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसके चारों ओर शांति थी। ऐसा लग रहा था हवाओं ने भी चलना बंद कर दिया है। विहिंग अब होपलेस हो गया था। तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसे कमर से पकड़ लिया है और वो उसे नदी के उस पार ले जा रहा है। जब उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो वो वही बूढ़ा आदमी था जो अभी कुछ देर पहले नदी के पार उससे शराब मांग रहा था। थोड़ी देर में वो लोग नदी को पार कर लेते हैं। वहाँ पर सब कुछ रुका हुआ था। म्याम्या जमीन से कुछ उठा रही थी और वो सभी राजकुमार उस नदी की तरफ देख रहे थे। अब वो बूढ़ा आदमी चुटकी बजाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। सभी अब मूव करने लगे थे।
पूरी दुनिया फिर से चलने लगी थी। विहिंग धीरे से अपने चेहरे में थप्पड़ मारने लगता है, क्योंकि वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था जो कुछ भी अभी हुआ क्या वो सच था। तब सब राजकुमार उसकी तरफ देखते हैं। वो कहते हैं, तुम यहाँ कैसे आए? और ये बूढ़े अंकल, तुम दोनों यहाँ कब आए? उनकी आवाज़ सुनकर म्याम्या भी वहाँ आ जाती है। लेकिन विहिंग म्याम्या से गुस्से में कहता है, तुम कहाँ थी? लेकिन म्याम्या को कुछ नहीं पता था और वो कंफ्यूजन से पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? विहिंग उससे कुछ कहता तो नहीं है, बस आगे बढ़ जाता है। नीलिंग पर्वत, जहाँ इतनी प्रकार की तितलियाँ हैं जिन्हें गिनना नामुमकिन है। वहाँ जो पेड़ थे उनकी पत्तियों से रोशनी फूट रही थी। उस जंगल के आसपास बहुत प्यारी सी खुशबू थी जो हर किसी के दिमाग को शांत कर रही थी। लेकिन वहाँ जानवर अजीब थे। खरगोश के सींग थे, मेढक के पंख थे, हाथी की सूंड नहीं थी, लेकिन वो जानवर बहुत प्यारे थे। वहाँ ऐसा लग रहा था जैसे वो एक अलग दुनिया हो। विहिंग म्याम्या से थोड़ा अपसेट था क्योंकि रस्सी टूट गई थी और विहिंग मरते मरते बचा था। लेकिन म्याम्या के एक्सप्रेशन बहुत काम थे। हालांकि उसे पता था कि म्याम्या से नाराज होना बेमतलब है, क्योंकि ना ही वो उसकी रिश्तेदार है और ना ही उसकी दोस्त, पर फिर भी उसे बहुत बुरा लग रहा था। असल में सच तो यह था, जैसे ही म्याम्या नीलिंग पर्वत में पहुंची, वो आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर रही थी। उसका रस्सी पर ध्यान ही नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि रस्सी टूटी भी थी। लेकिन विहिंग के बिहेवियर से उसे पता चल गया था कि वो उससे अपसेट है। वो सब गुरुकुल जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी म्याम्या उस बूढ़े आदमी के पास जाती है जो उससे थोड़ी दूर पर था। वो उससे पूछती है, बाबा, क्या आप भी हमारे साथ आ रहे हैं? लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसका कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप चलता रहता है। म्याम्या फिर से उसे पूछती है, क्या आपको पता है विहिंग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह है तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? लेकिन ये सुनकर म्याम्या अपने एक्सप्रेशन बदलकर तुरंत जवाब देती है, परवाह उसकी परवाह किसको है? अब वो तुरंत ही बात बदल देती है और कहती है, आपको पता है आपको कौन सा जहर दिया गया है? लेकिन वो बूढ़ा आदमी इरिटेट होकर कहता है, इसका जवाब जानने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो। थोड़ा आगे चलने के बाद वो आराम करने की सोचते हैं। अब ऑलमोस्ट शाम भी हो गई थी। वो लोग थके हुए थे और साथ में भूखे भी। तभी म्याम्या वहाँ से थोड़ी दूर कुछ खाना लेने के लिए चली जाती है। इधर विहिंग और वो बूढ़ा आदमी आपस में बात कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी कहता है, तुम जानना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ? लेकिन विहिंग उसे कहता है, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं आते तो मेरा रोस्टेड बन चुका होता। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और वो विहिंग से कहता है, तुम आगे जाकर एक अच्छे योद्धा बनोगे, महान और दयालु। वो लड़की वो भी बहुत अच्छी है, उसका ख्याल रखना। तभी वहाँ म्याम्या भी आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारे सेब थे और वो सेब लाकर सीधे विहिंग की गोद में डाल देती है और विहिंग के हाथ में एक तितली रख देती है, जैसे उसने म्याम्या के हाथ में रखी थी। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी विहिंग के गोद से एक सेब पकड़ता है और वहाँ से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। म्याम्या विहिंग को सेब खाने को कहती है और उन सभी राजकुमारों को भी सेब दे देती है। अब वो विहिंग के पास जाकर बैठ जाती है। म्याम्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो विहिंग से कैसे बात करे। फाइनली वो उससे पूछ लेती है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? विहिंग मजे से सेब खा रहा था, लेकिन ये सुनकर उसे खांसी होने लगी थी, क्योंकि उससे बात करते टाइम म्याम्या की आवाज़ बहुत जेंटल थी। तब विहिंग दोबारा से सेब खाते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। और वो यॉर्निंग करने लगता है। रात के 12 बज रहे थे और सभी सो चुके थे, पर ये उनका आखिरी पड़ाव था, तो ये इतना आसान तो नहीं होता। अब उनके साथ कुछ ना कुछ वियर्ड होना था।
3 घंटे सोने के बाद विहिंग को खुजली होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी बॉडी में खुजली बढ़ती जा रही थी और वो उठकर बैठ जाता है। उसकी आंखें अभी भी नींद में थी। वो जब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि उसके हाथों से और गले से खून आने लगा था, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को इतनी हार्डली रफ किया था जिससे ब्लीडिंग होने लगी थी। जब वो खुद को ध्यान से देखता है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो गए हैं। वो एक बंदर की तरह बन गया था। उसके पूरे शरीर में बाल थे, उसकी पूंछ भी आ गई थी और वो बंदर की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछलने लगा था। वो बेचारा खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सब उसके बस के बाहर था। उसकी आवाज़ें सुनकर सभी लोग उठ चुके थे और वो सभी लोग भी किसी न किसी जानवर में बदल गए थे। लेकिन म्या म्या और वो बूढ़ा आदमी, वो दोनों अभी भी अपने असली रूप में ही थे। किसी के सर से सींग निकल गए थे और किसी के कान बहुत बड़े हो गए थे। किसी के पूरे शरीर में बाल आ गए थे। म्या म्या को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो मुस्कुरा रहा था। म्या म्या को समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और गुस्से में कहती है, आपको इस सब के बारे में पता है ना? लेकिन वो बूढ़ा आदमी मना कर देता है और वो म्या म्या की ओर ग्लेयर करते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो एक बीमार आदमी हूँ, मुझे इस सब के बारे में क्या पता? लेकिन ये सुनकर भी म्या म्या उसकी तरफ सुपिशियस नज़रों से देख रही थी। तभी वो अपने पास से एक तालिस्मान निकालकर उस बूढ़े आदमी से कहती है, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ उल्टा लटका दूंगी। और वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जिसने पूरा जंगल सर में उठा रखा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूद रहा था। म्या म्या की धमकी सुनकर वो बूढ़ा आदमी डरने की एक्टिंग करता है और वो म्या म्या से कहता है, ये सब उस सेब की वजह से हुआ है जो तुम लेके आई थी। लेकिन म्या म्या उसे गुस्से में कहती है, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? लेकिन म्या म्या उससे कहती है, तुमने भी तो वो सेब खाया था, तो तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी म्या म्या से 2 कदम दूर जाता है और वो खुद की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरी हालत तो देखो, मेरे शरीर में एक ऐसा जहर है जिसका कोई इलाज नहीं, तो ये मामूली सा सेब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ये सुनकर म्या म्या अपने दांत पीसते हुए कहती है, अगर तुम्हें पता था तो तुमने बताया क्यों नहीं? लेकिन वो बूढ़ा आदमी बड़बड़ाते हुए कहता है, तुम भूखे थे और इसे खाना इतना खतरनाक तो नहीं है। इस बच्चे को देखो, इसके शरीर के कुछ अंग बदले हैं। विहिंग ने ज़्यादा सेब खा लिए थे, इसलिए वो पूरा बदल गया है। पर चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ समय बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब वो बूढ़ा आदमी कहता है, प्यारी लड़की, मुझसे सवाल पूछने से अच्छा है तुम अपने दोस्त का ख्याल रखो। जिस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह कूद रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जादू से पहले ही वो अपने हाथ पैर तुड़वा ले। अब म्या म्या विहिंग की ओर देखती है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उछल रहा था। तभी वो उसके पास जाकर कहती है, इधर आओ। विहिंग म्या म्या को देखकर शांत हो जाता है, पर कुछ देर बाद ही वो उसे चिढ़ाने लगता है और फिर से एक जगह से दूसरी जगह कूदने लगता है। विहिंग पूरे जंगल में कूद रहा था और म्या म्या उसके पीछे पीछे जा रही थी। विहिंग का तो पता नहीं, पर म्या म्या के लिए ये रात बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। रात भर ऐसा ही चलता रहा। फाइनली सुबह हो गई थी और जादू का असर भी खत्म हो गया था। विहिंग के पीछे भागते भागते म्या म्या थक चुकी थी। सूरज सर पर चढ़ाया था, लेकिन वो सब अभी भी सोए हुए थे। अब विहिंग को धीरे धीरे होश आता है। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। रात भर खुजलाने की वजह से उसके शरीर में नाखूनों के लाल निशान पड़ गए थे, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था।
म्या जो उसके बगल में सोई हुई थी वो उसे उठाता है, पर म्या के शरीर में उठने की ताकत नहीं थी। अब वो जोर जोर से चिल्लाते हुए म्या को जगाता है। वो कहता है तुम उठ क्यों नहीं रही हो। फाइनली म्या उठती है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड गुड नाइट एंड टेक केयर।